Hi dear student, I am once again welcoming you all English aspirant student on my YouTube channel Vidyartham Academy. Today is second class for English spoken course. आज जो दूसरा क्लास है इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए, इस क्लास में जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, जो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य के जो सेंटेंस उसका संरचना क्या था, और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर से सारे स्ट्रक्चर को बाद में डिवाइड करके बनाया गया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको मैं जस्ट आपको रिकैप करता हूं। वो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट जो करता जिसको कहते हैं, इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम सीखते हैं यूज करना हेल्पिंग वर्ब। क्या सीखते हैं? यूज करना हेल्पिंग वर्ब, जो हमें टाइम के बारे में बताता है। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद, इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम यूज करना सीखते हैं मेन वर्ब। अब जब हम मेन वर्ब को पढ़ते हैं तो हम चले जाते हैं टेंस में, और मेन वर्ब के बाद हम मेन वर्ब माने काम जो करता है, वो काम जिसके द्वारा किया था उसको जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में जो एडिशनल जानकारी सब्जेक्ट के काम के बारे में एडिशनल, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था एडवर्बियल। और ये लास्ट क्लास में हम टोटल पढ़ा था कि इसका यूज, ये कैसे इसका टोटल फॉर्मेशन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, कि हम कैसे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल, सारे कैसे डेवलप्ड हुए थे, और तब ये मास्टर स्ट्रक्चर कैसे आया था, इसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन हमने जब पढ़ा था तो जो सारे चीज का जो बेस आधार रहा था वो सब्जेक्ट ही हुआ था। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखा था। सब्जेक्ट के हिसाब, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के हिसाब से मेन वर्ब का उपयोग करना सीखा था। उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट का यूज करना सीखा था, कॉम्प्लीमेंट का यूज करना सीखा था, और एडवर्बियल का यूज करना सीखा था। तो कहीं ना कहीं जो जड़ रहा था हमारा, वो सब्जेक्ट रहा था। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब, फिर उसके सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव क्या पड़ा था, ऑब्जेक्ट का यूज करना सीखा था। उसी के हिसाब से हमने फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट देखा था, और वर्ब के हिसाब से एडवर्ब का यूज करना सीखा था। तो ये हमारे लास्ट क्लास का टोटल स्टडी रहा था। लेकिन जब जो था वो सब्जेक्ट था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने टाइप में बांटा गया है, ताकि ये हम समझ पाए कि अंग्रेजी को, जिसकी वजह यदि वंश हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस को कितने टाइप में बांटा जाता है, तो आपको अंग्रेजी लिखना और समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इवन बोलने के जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट आना है वो यही से आना है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। आज इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। तो आज हम आते हैं अपने रियल चीजों पे। यहां हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से वाक्य के भाग। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला होता है सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति का चर्चा। दूसरा होता है सब्जेक्ट के पास मौजूद, चाहे फैसिलिटी हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कैपेसिटी हो, चाहे एबिलिटी हो, उसका चर्चा। तीसरा होता है सब्जेक्ट के काम का चर्चा, और चौथा होता है सब्जेक्ट के काम करने की संभावना का चर्चा। और यही 4 तरह के अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बेस पे सेंटेंस होते हैं, और इसी 4 तरह के ही पूरे अंग्रेजी में सेंटेंस ही हुआ करता है, जिसे आज तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में कहीं ना कहीं हाइड करके रखा गया था। अब ये है कैसे, जरा देखते हैं। हमने पढ़ा था पहला क्या होगा, सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति
की चर्चा। यहाँ पे सब्जेक्ट का जो है हम अवस्था या स्थिति के बारे में जानेंगे कि भैया सब्जेक्ट का क्या अवस्था था, सब्जेक्ट का क्या स्थिति है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के पास मौजूद, भैया जो अवस्था होगा उसमें सब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मौजूद होगा। मौजूद फैसिलिटी, फैसिलिटी माने सुविधा, क्वालिटी, क्वालिटी माने गुण, एबिलिटी, एबिलिटी माने योग्यता, कैपेसिटी, कैपेसिटी माने क्षमता, रिसोर्स, रिसोर्स माने संसाधन की चर्चा। ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का सेंटेंस। आज हम अंग्रेजी हिस्ट्री के उस इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे कहीं ना कहीं आज तक फोल्ड करके रखा गया था, अनफोल्ड किया ही नहीं गया था। आज हम उसको फोल्ड अनफोल्ड करने वाले हैं। तीसरा, सब्जेक्ट के काम की चर्चा, माने सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम की चर्चा। अब काम अलग अलग काम, काम या काम करने के स्थिति की चर्चा। और चौथा है हमारा सब्जेक्ट के काम करने की संभावना की चर्चा। बस यही चार तरह के सेंटेंस बनते हैं ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट। और इसी चार तरह के सेंटेंस को इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अभी तक टिल नाउ इट हैज बीन हिडन, छुपा के रखा गया है। एंड दैट्स व्हाई इंग्लिश हैज बिकम टफेस्ट लैंग्वेज ऑन द फॉर पर्टिकुलर फॉर इंडियन पीपल एंड अदर पीपल। हाउ, जस्ट अंडरस्टैंड इट। उदाहरण के तौर पे कहें, राम 11वीं का छात्र है। अब बताइए, यहां पे राम के काम की बात हो रहा है। यहां राम किसका चर्चा है जी? राम का चर्चा है। तुम मेरे दोस्त हो। क्या इसमें किसका चर्चा हो? तुम्हारा चर्चा हो कि तुम मेरे दोस्त हो। वह अंग्रेजी के छात्र हैं, अंग्रेजी के शिक्षक हैं। क्या है? शिक्षक है। इसमें वह जो कह रहे हैं किसी थर्ड आदमी का चर्चा हो रहा है, उसके काम की चर्चा नहीं, उसका चर्चा है कि वो अंग्रेजी का शिक्षक है। तुम एक, वे लोग एक व्यापारी है। यहां पे उन लोगों का चर्चा हो रहा है कि वो क्या है? व्यापारी है। क्या है? व्यापारी। यहां पे इसके काम की चर्चा नहीं हो रही है, इसके काम की चर्चा नहीं हो रही है। अब यहां पे आते हैं, यदि आपका चर्चा है कि आप 11वीं के छात्र हैं, ये आपकी अभी अवस्था है। तो यदि आप 11वीं के छात्र हैं, जस्ट मैं अभी इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, आई एम जस्ट गिविंग यू सेंटेंसेज इन हिंदी। एंड वंस वी हैव क्लैरिफाई अबाउट विद दीज सेंटेंसेज, तो स्ट्रक्चर तो यूं हम फॉर्मेट कर लेंगे, स्ट्रक्चर को यूं फॉर्मेट करेंगे और यूं बनाना सीख लेंगे। पहले ये तो समझे कि चीजें है क्या। अब चलिए, ये हमारा चर्चा हो गया कि राम 11वीं का छात्र है या तुम मेरे दोस्त हो। इस सब में देखा जाए इसमें किसकी चर्चा है? यहाँ राम की चर्चा। राम
कौन 11वीं का छात्र है जी? राम 11। मेरे दोस्त कौन है? तुम हो। अंग्रेजी के शिक्षक कौन है? वह है। एक व्यापारी कौन है? वे लोग हैं। तो यहां जो है राम का, तुमको, वह का, उन लोगों का चर्चा है। अब यदि राम छात्र है तो अब हमारी जो अवस्था है उस अवस्था की चीजें हमारे पास या तो फैसिलिटी होगा, या तो क्वालिटी होगा, या तो एबिलिटी होगा, या तो कैपेसिटी होगा, या तो रिसोर्सेज होगा, कुछ ना कुछ होगा। आपकी जो अवस्था है, कोई कहे मैं अमीर हूं, तो मान लो मेरी अवस्था अमीर का है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो होगा ना। मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास नौकर है, मेरे पास व्यापार है, मेरे पास नौकरी, तब तो मैं अमीर हूं। और मेरे पास न कार है, न बंगला है, न नौकर है, तो मैं कैसे अमीर हो जाऊंगा? तब तो हो जाएगा मैं गरीब हूं। तो तब तो कोई बात ही नहीं, मेरे पास गरीबी है, मेरे पास ना समझी है। तो आपकी जो अवस्था होगी उससे संबंधित चीजें होगा। यदि कोई कह रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो दोस्त हो तो हमारे तुम्हारे बीच लेन देन का चीजें भी होगा। तुम्हारे पास मेरा किताब है। यह कहे कि राम व्यापारी है, यदि कोई व्यापारी है तो उसके पास व्यापार होगा ना जी, कि बिना व्यापारी का व्यापारी बनेगा, तब तो नौकर हो जाएगा वो। तो आपकी जो अवस्था है उससे संबंधित चीजें आपके पास डेफिनेटली होगा। ये कक्ष्योर है, ये पुरस्योर है, या तो होगा या तो नहीं होगा। हम अभी नेगेटिव की बात तो कर ही नहीं रहे, तब हम टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए राम 11वीं का छात्र है, तो बहुत सिंपल सी बात है, राम के पास 11वीं का किताब है। अब आप मुझे बताइए, यहां राम का चर्चा है या राम के पास जो चीज मौजूद है उसका चर्चा है? यहां राम का चर्चा है? नहीं है। यह राम के पास जो मौजूद है उसका चर्चा है। राम 11वीं का छात्र है, राम के पास 11वीं का किताब है। हम ये भी कह सकते हैं राम के पास जीवन में लक्ष्य है। हम ये भी कह सकते हैं कि राम के पास सभी सुविधा है। हम ये भी कह सकते हैं राम के पास सारे कोचिंग सेंटर है, सभी कोचिंग की व्यवस्था है। तो अब छात्र है, तो छात्र से संबंधित आपके पास क्या क्या हो सकता है? जस्ट इमेजिन कीजिए, यदि कहे राम छात्र है तो राम के पास किताब है, राम के पास पढ़ने के लिए सारी सुविधा है, राम के पास सभी कोचिंग सेंटर है, राम के पास जीवन में उद्देश्य है, राम के पास लक्ष्य, जितने तुम चाहो। तो आपसे स्टार्टिंग हुआ तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, उससे मिलता जुलता सेंटेंस आप जस्ट मैन्युफैक्चर, यू कैन मैन्युफैक्चर इट। तो दैट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। अब तुम मेरे दोस्त हो, अब तुम मेरे दोस्त हो तो क्या है, तुम्हारे हमारे बीच कुछ लेन देन तो होगा। तुम्हारे पास मेरा किताब है। अब कह रहा है वो अंग्रेजी का शिक्षक है। अब अंग्रेजी का शिक्षक कब होगा? जब उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, या बिना ज्ञान का शिक्षक हो जाएगा। आज तक तो ऐसा संभावना नहीं हुई है। तो अब यदि इसकी अवस्था है कि वो अंग्रेजी का शिक्षक है, तो उसके पास क्या होगा? अंग्रेजी का ज्ञान होगा। यदि कहे वे लोग व्यापारी हैं, तो यदि वो व्यापारी है तो उसके पास क्या होगा? व्यापार होगा। उन लोगों के पास व्यापार है, क्योंकि बिना व्यापार के वो लोग तो व्यापारी नहीं होंगे। अब जरा इसको ध्यान से देखिए। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनता है? यदि सब्जेक्ट की अवस्था की चर्चा होती है तो हमारा मास्टर स्ट्रक्चर बनता है क्या? जरा ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट अवस्था को बताने के लिए हम 3 फॉर्म रख सकते हैं। प्रेजेंट में है तो है, हो, हूं के लिए इज, आर, एम। पास्ट में है तो था, थे, थी के लिए वाज और वेयर। फ्यूचर में है तो होगा, होगी के लिए शैल बी और विल। क्योंकि इसमें काम की बात नहीं हो रहा है तो मेन वर्ब यहां पर नहीं रहेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर आ गया अदर। यानी ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब जरा देखिए, क्योंकि हम प्रेजेंट में है, राम 11वीं का छात्र है, क्या हो जाएगा? राम थर्ड पर्सन है, राम 11वीं का छात्र है। प्रेजेंट के लिए होता है इज, आर, एम। पास्ट के लिए होता है वाज, वेयर। फ्यूचर के लिए होता है शैल बी, विल बी। हम आगे आपको पढ़ाएंगे इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी का प्रयोग कैसे करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम अभी दे रहे हैं। क्लियर? क्या हो जाएगा? राम है के लिए इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। तुम मेरे दोस्त हो। अब चर्चा सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा? यू आर
माय फ्रेंड। वह अंग्रेजी के शिक्षक है, सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए क्या होता है, ही। तो ही इज माय, ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। वे लोग एक व्यापारी हैं, तो वे लोग के लिए क्या हो जाएगा, दे। और पास है के लिए आर, अ बिजनेसमैन। अब इस चारों सेंटेंस को देखिए, तो हमने यहाँ पे यूज करना सीखा है इज आर, यानी कि प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग। कहने का अर्थ है स्टेटस और सब्जेक्ट जब भी रहेगा तो या तो इज आर एम, वाज वेयर, शैल बी, विल बी का यहाँ प्रयोग सीखते हैं। पास में होता तो राम 11वीं का छात्र था, तो राम वाज 11th स्टूडेंट। तुम मेरे दोस्त हो, पास में तुम मेरे दोस्त थे, तो यू आर माय फ्रेंड। तो ये यहाँ पे हमने किसकी बात करी, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में। अब दूसरा जो हमारा सेंटेंस बना था, वो बना था सब्जेक्ट के पास मौजूद फैसिलिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी के बारे में। अब इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, फिर लगना तो सब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पर हम सीखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना किसका, हैज, हैव, पास था के लिए हैड, पास होगा के लिए शैल हैव या विल हैव। क्योंकि टेंस में होता तब हम मेन वर्ब पढ़ते, टेंस में है नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। अब जरा देखिए, अब राम का चर्चा है नहीं, राम के पास मौजूद, तो राम के लिए हो गया राम, और पास है के लिए आता है हैज और हैव। क्या आता है, हैज और हैव। तो राम हैज अ बुक ऑफ क्लास 11th। तुम्हारे पास मेरा किताब है, तो तुम्हारे के लिए क्या होता है, यू। तो यू हैव माय बुक। उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, तो उसके के लिए हो जाता ही, तो ही हैज, ही के साथ हैज। उन लोगों के पास व्यापार है, तो उन लोगों के लिए होता है दे, तो दे, और दे के साथ पास है के लिए होता है हैव, तो दे हैव अ बिजनेस। अब यहां पे देखिएगा, तो यहां पे हम कहीं भी राम का चर्चा नहीं है, उसके पास मौजूद चीजों का चर्चा है, उसके पास मौजूद चीजों का चर्चा है। तीसरा सेंटेंस जो बनता है अंग्रेजी में, वो सब्जेक्ट के काम या काम करने की स्थिति का चर्चा होता है। अब काम करने की चीज, इसके लिए कुछ नहीं। जैसे मैं 11वीं का छात्र हूं, तो यहाँ पे 11वीं का यदि आप छात्र है तो क्या करेंगे, कह देंगे मैं 11वीं का किताब पढ़ रहा हूं। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे मदद कर रहे हो। वह अंग्रेजी का शिक्षक है, तो अंग्रेजी का शिक्षक क्या करेगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वे लोग व्यापारी हैं, तो वे लोग, व्यापारी का काम क्या है जी, व्यापार करता। वे लोग व्यापार कर रहे हैं। इन चारों वाक्य को यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो इन चारों वाक्य में सब्जेक्ट के काम की चर्चा है, सब्जेक्ट का चर्चा नहीं है। यहां सब्जेक्ट की चर्चा था, यहां सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों का चर्चा था, अब यहां पे सब्जेक्ट के काम की चर्चा है। अब काम की जब यह चर्चा होगा, तो हमने पढ़ा है क्या, मेन वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब का। बस यहां पे हम यही सीखेंगे, सब्जेक्ट के साथ जो हमने यह सीखा था क्या, इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी,
विल बी, इनके साथ मेन वर्ब का यूज करना। और जब ये मेन वर्ब का यूज करेंगे तो इसके साथ वर्ब का चौथा, गो रहे तो गोइंग, रीड रहे तो रीडिंग, डू रहे तो डूइंग, ईट रहे तो ईटिंग। कोई कंफ्यूजन है कहीं से भी? अब यहाँ पे यदि हम इसको स्ट्रक्चर को बनाए तो देख लीजिए कितना आसान से बन रहा है। मैं 11वीं में का किताब पढ़ रहा हूं तो आई के साथ हूं के लिए वही एम, और पढ़ना के लिए रीडिंग। A book of क्लास 11th। तुम मुझे मदद कर रहे हो तो तुम के लिए हो गया यू, हो के लिए आर, और मदद करना के लिए हेल्पिंग मी। वह अंग्रेजी पढ़ा रही है, अब तो वह के लिए क्या हो गया सी, है के लिए इज, और पढ़ाना के लिए टीचिंग इंग्लिश। वे लोग व्यापार कर रहे हैं तो वे लोग के लिए हो गया दे, है के लिए आर, और करना के लिए डूइंग, और बिजनेस। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट का चर्चा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के एक्शन का चर्चा है। और जहां पे हम एक्शन की चर्चा करते हैं ये हो गया टेंस। क्या हो गया? टेंस में आ गया। अब चौथा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के काम करने की संभावना की चर्चा। यहां पे यहीं पे हम पढ़ते हैं मॉडल के बारे में। किसके बारे में? मॉडल के बारे में। और हम यदि हम वर्ब लगा के पढ़ते हैं तो इन्फिनिटिव टू का उपयोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। क्या बताने के लिए? पॉसिबिलिटी या कंपल्सन। इन दो चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, या तो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन या तो कंपल्सन ऑफ एक्शन। जैसे कहे कि मैं 11वीं का किताब पढ़ रहा हूं, बहुत बढ़िया, अब पढ़ लिए या पढ़ने की सोच रहे हैं तो मैं 11वीं का किताब पढ़ने वाला हूं। हो सकता है आपको मन ना हो और फिर पढ़ना पड़े, तो मुझे 11वीं का किताब पढ़ना पड़ता है। कोई कहे मैं व्यापार कर रहा हूं, तो बहुत बढ़िया करिए। अब व्यापार कर नहीं रहे लेकिन संभावना है, तो क्या कहते हैं? मैं व्यापार करने वाला हूं। यहां पे काम नहीं होता है, यहां पे काम करने की संभावना की बात की जाती है, या काम करने की मजबूरी की बात। काम तो होता ही नहीं है, इसीलिए हम यहां उसको बेसिकली मॉडल में पढ़ते हैं। जैसे मैं खा सकता हूं, तुम पढ़ सकते हो। अब मैं खा सकता हूं, खा लिए, तुम पढ़ सकते हो, पढ़ लिए। वह जा सकता है, चला गया, कोई काम नहीं हुआ। जस्ट पॉसिबिलिटी, जस्ट पॉसिबिलिटी। तो चौथा जो सेंटेंस अंग्रेजी में बनता है ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन। अब उस पॉसिबिलिटी को जब बहुत डिटेल डेप्थ में पढ़ते हैं वहां हम चले जाते हैं मॉडल में। तो यहां पर हम आते हैं, देखते हैं इसके लिए। जैसे मैं 11वीं का किताब पढ़ रहा हूं और यहीं पे मैं किताब पढ़ने वाला हूं। मैं किताब पढ़ने वाला। अब बताइए इसमें मैं किताब पढ़ रहा हूं क्या? नहीं पढ़ रहा हूं, संभावना है। तो अब कुछ नहीं, मैं के लिए आई, हूं के लिए ऑलरेडी पढ़े हैं एम, और संभावना के लिए हम क्या जोड़ देते हैं? टू। क्या जोड़ते हैं? टू रीड अ बुक। हालांकि मैं बनाने से पहले वह मुझे मदद कर रहे हैं, और मदद करने का सलाह सिर्फ आश्वासन दे रहा है, तो कह सकते हैं वह मुझे मदद करने वाला है। वह अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के वापस आ जाए फिर पढ़ाने की सोचे, तो वह अंग्रेजी, यहां पे तुम था, सॉरी, तुम मुझे मदद कर रहे हो तो तुम मुझे मदद करने वाले हो। कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट में चेंजेस कर देंगे। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो वह अंग्रेजी पढ़ाने वाला है। अब इसमें अंग्रेजी पढ़ा नहीं रहा है, वे लोग व्यापार कर रहे हैं, और फिर कोई व्यापार करने का स्टार्ट हो तो क्या कर सकते हैं? वे लोग करने वाले हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बस यही है। हम इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी में टू
टू ऐड ऑन कर देते हैं। क्या ऐड ऑन कर देते हैं? टू जोड़ देते हैं। किसके लिए? पॉसिबली। हालांकि इसको हम डिटेल और डेप्थ में अब जो हम पढ़ाएंगे, जो हमारा डे 3 आने वाला है, वहां से हम रियल सेंस में स्पोकन की ओर जाने वाले हैं। ये तो कुछ बेसिक चीजें हमें बताना अति आवश्यक था। दैट्स व्हाई आई वाज टीचिंग यू गाइज। तो यहां से हम देखते हैं सब्जेक्ट, अब प्रेजेंट टाइम के लिए इज आर एम, पास्ट के लिए वाज वेयर, फ्यूचर के लिए शैल बी विल बी। पॉसिबिलिटी के उसमें लिए हम जोड़ते हैं उसमें टू, और जिस काम का संभावना हो उसके वर्ब का पहला रूप, अब प्लस में हम जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। बस यही हमारा है पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखिए, तुम मुझे मदद करने वाले हो, तो तुम के लिए हम क्या पढ़े थे? यू। अब मदद करने वाले हैं ने हो, यू। हो के लिए अब देखो यहीं पे हमने यार लगाया था, यहां भी हम क्या लगा देंगे? आर। अब मदद का हेल्प, यू आर। अब वाले के लिए टू, अब मदद का हेल्प, अब मुझे के लिए नहीं। वह अंग्रेजी पढ़ाने वाला है, तो वह के लिए ही, है के लिए इज, वाला के लिए टू, अंग्रेजी के लिए, पढ़ाने के लिए टीच इंग्लिश। वे लोग व्यापार करने वाले हैं, तो वे लोग के लिए दे, है के लिए आर, वाले के लिए टू, करने के लिए डू, बिजनेस। अब जाए यहां पाइए। अब देखिए, अंग्रेजी में जितनी भी चीजें बोली जाती है, जितनी भी चीजें लिखी जाती है, यह 4 ही तरह के सेंटेंस जो होता है ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट। पहला, या तो सब्जेक्ट का चर्चा होगा। अब यहां देखिए, राम 11वीं का छात्र है, यहां राम की अवस्था की बात है, राम की काम की बात नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी अभी अवस्था क्या है? तुम मेरे दोस्त हो, अभी तुम झगड़ा कर लो, तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे, बस खेल खत्म। वो तो स्थिति बदलती रहती है। मान लो कहते राम 11वीं का छात्र है, अगले साल 11वीं का थोड़ा ना, वो तो 12वीं का हो जाएगा, तो राम 12वीं का छात्र है। वे अंग्रेजी के शिक्षक हैं, रिटायर्ड हो जाए, वे अंग्रेजी के शिक्षक थे, तो अभी इसकी अवस्था क्या है? अंग्रेजी के शिक्षक है। वे लोग व्यापारी, अभी इसका स्थिति क्या है? व्यापारी है। हमने इन सब में क्या यूज किया? इज आर, इज आर, इज आर यूज किया। अब दूसरा सेंटेंस जो हमने पढ़ा, इसमें चाहे राम हो, चाहे तुम हो, चाहे वह, उनका चर्चा नहीं है। क्या है? राम के पास 11वीं का किताब है। यहां जो दूसरा सेंटेंस है, उस सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों की चर्चा करता है, और मौजूद आपके पास जो भी चीज होगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का यूज पढ़ते हैं। किसका यूज पढ़ते हैं? हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। और आपका जब स्थिति का चर्चा हो तो इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी। इसका यूज किसके हिसाब से सीखेंगे हम? सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे जब आपके पास मौजूद चीज की चर्चा हो तो हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, इसका यूज किसके हिसाब से सीखेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। और उस पर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे। जरा देखिए, राम के पास 11वीं का किताब, राम हैज अ बुक ऑफ क्लास 11th। अब तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पास मेरा किताब, अब तुम्हारा चर्चा है नहीं है, तुम्हारे पास जो मेरा चीज अवेलेबल है उसका चर्चा है। तो तुम्हारे के लिए हुआ यू, और पास है के लिए हैव, माई। उसके के पास अंग्रेजी का ज्ञान है, उसका चर्चा नहीं, उसके पास जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है? अंग्रेजी का ज्ञान, तो उसके क्वालिटी का चर्चा है। तो हम उसके लिए हो गया ही, अब पास है के लिए हैज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उन लोगों के पास व्यापार है, उन लोगों का चर्चा नहीं है, उन लोगों के पास जो मौजूद चीजें हैं, क्या है जी? व्यापार है, तो उसके व्यापार का चर्चा है। तो हो गया ही, दे हैव अ बिजनेस। तो पहला हो गया सब्जेक्ट का चर्चा, दूसरा हो गया सब्जेक्ट के पास मौजूद चीज का चर्चा। जब सब्जेक्ट का चर्चा किए तो इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी का यूज हमने सीखा। सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों की चर्चा हुई तो हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का यूज हम सीखेंगे। सीखा नहीं? अभी हमने बताया नहीं है कि कहां पे इज, कहां पे आर, कहां पे एम, कहां पे वाज, कहां पे वेयर, कहां पे शैल बी, कहां पे विल बी का यूज होगा। सीखा नहीं है, जाना है कि ऐसे होता है। सिखाऊंगा तो अब अगले क्लास से, डे 3 से हम स्पोकन की ओर चल देंगे, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही पैशंस के साथ, और बहुत ही पैशन के साथ। तीसरा, यहाँ पे सब्जेक्ट के काम का चर्चा है, सब्जेक्ट का चर्चा नहीं। मैं 11वीं का किताब पढ़ रहा हूं,
मेरा चर्चा नहीं है, मेरे पास जो मौजूद चीज है उसका भी चर्चा नहीं है। अब चर्चा क्या है? काम का चर्चा है। आई एम रीडिंग अ बुक ऑफ क्लास 11। हम यहाँ पे जब काम का चर्चा होता है तो इज आर एम के साथ वर्ब का कौन रूप लगाते हैं? चौथा। व्हाट विल के साथ चौथा, शैल बी विल बी के साथ चौथा। उसी को लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बात भैया वही है, बस घुमा फिरा कितना ले गया है कि ऐसी तैसी हो जाता है। तुम मुझे मदद कर रहे हो, इसमें तुम्हारा चर्चा नहीं है, तुम्हारा काम है मदद करना, उसका चर्चा है। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इसमें उसका चर्चा नहीं है, उसके काम का चर्चा है। क्या कर रहा है? अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वे लोग व्यापार कर रहे हैं, वे लोग का चर्चा नहीं है, उनका काम क्या है? व्यापार करना, उनके व्यापार का चर्चा है। और इनके लिए हमने अलग तरह के सेंटेंस बनाया जाता है। तो यहीं पे हम इसी को कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। अगला है सब्जेक्ट के पास काम करने, सब्जेक्ट के काम करने की संभावना। अब यहाँ पे कह मैं किताब पढ़ने वाला हूं, किताब पढ़ लिया। यहाँ पे कह रहा था मैं किताब पढ़ रहा हूं, यहाँ पढ़ने वाला हूं। तो यहाँ संभावना का चर्चा, और संभावना के लिए सिर्फ हमने टू जोड़ा है। क्या जोड़ा है? टू जोड़ा है। तुम मुझे मदद करने वाले हो, मदद करने वाले हो, संभावना है। संभावना के लिए हमने सिर्फ टू जोड़ा है। यू आर, संभावना के लिए टू प्लस वर्ब का पहला। वह अंग्रेजी पढ़ाने वाला, पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ाने वाला है। पॉसिबिलिटी के लिए हम फिर क्या टू जोड़ा है। वे लोग व्यापार करने वाले, कर नहीं रहा है, करने वाला। संभावना के लिए फिर यहाँ पे टू जो है, दे आर टू डू द बिजनेस। तो अंग्रेजी में देखेंगे इसी दो को, जो हम ये दोनों पढ़े, सब्जेक्ट के अवस्था का चर्चा और सब्जेक्ट के पास मौजूद फैसिलिटी क्वालिटी का चर्चा। ये जो सेक्शन ए और बी जो हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। और जो हम काम की बात की है उसको कहते हैं टेंस। और इसी में संभावना को जो थोड़ा हम अगले लेवल पे लेके जाते हैं, तब यहाँ पे हम पढ़ते हैं मॉडल। और यही टाइम, टेंस और मॉडल से पूरी अंग्रेजी लिखी जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है, समझाया जाता है। एवरीथिंग इज गोना टू बी विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम, टेंस, मॉडल। टाइम, टेंस। अंग्रेजी में यदि आपको टाइम आ गया, टेंस आ गया, मॉडल आ गया, मीन्स यू आर गोना टू बी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ इंग्लिश। तो आप अंग्रेजी के बहुत बढ़िया राइटर बन सकते हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं, विद इट्स अ टोन, विद इट्स अ रिदम, विद इट्स अ सेंस, विद क्लैरिटी ऑफ थॉट। तब बहुत अच्छा हो पाएगा। तो हम आज दूसरा क्लास में हम यही पढ़ने गए थे कि भैया पूरी अंग्रेजी में जो बोले जाने वाला सेंटेंस है वो कितने तरह के हुए? 4 तरह के। पहला सब्जेक्ट का चर्चा, पहला हमारा चर्चा, फिर हमारे पास मौजूद चीजों का चर्चा, फिर हमारे काम के चर्चा, और फिर हमारे काम करने के संभावना की चर्चा। उदाहरण के तौर पे मैं 11वीं का छात्र हूं तो मेरा चर्चा हुआ। मेरे पास 11वीं का किताब है, मेरे पास मौजूद चीजों का चर्चा क्या है? मेरे पास 11वीं का किताब है, मैं 11वीं का किताब पढ़ रहा हूं। मेरे काम का चर्चा कि मैं 11वीं का किताब पढ़ रहा हूं। और चौथा होता है मैं 11वीं का किताब पढ़ने वाला, मेरे काम करने की संभावना का चर्चा, या मैं 11वीं का किताब पढ़ सकता हूं, मेरे काम करने की संभावना। पूरी दुनिया में 4 ही तरह, किसी को भी देख लो। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, वह शिक्षक है, उसके काम की चर्चा, उसका चर्चा, वह शिक्षक है। और शिक्षक है तो उसके तो दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? उसके पास ज्ञान है। अब ज्ञान है तो तीसरा के सेंटेंस उसका काम का चर्चा क्या हो? वह पढ़ा रहा है, या पढ़ा चुका है, या पढ़ा सकता है, वह पढ़ाता है। और चौथा क्या होगा? जब उस काम करने की संभावना, वह पढ़ा सकता है, उसे पढ़ाना चाहिए। तो सेंटेंस कितने हुए? 4। सब्जेक्ट का चर्चा, सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों का चर्चा, सब्जेक्ट के काम का चर्चा, और सब्जेक्ट के काम करने की संभावना का चर्चा। इसके अलावे सब्जेक्ट के हिसाब से बाकी कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। और जब ये बनता है तो या तो टाइप ऑफ सेंटेंस में या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस में, लेकिन आधार यही होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो भी इसी को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH बनाया जाएगा। इसी सेंटेंस से बनेगा, जो भी होगा इसी को तो मरोड़ के किया जाता है। तो भाई बात कुछ ऐसी ही थी। इसको आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अभी तक हिडन करके रखा गया है। और यही वजह है कि हम बिहारी लोग, हम यहाँ के छात्र जो इंडियन है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश concept, they are not able to speak grammatically correct and fluent because they have not clarity of the concept of English. English के concept की clarity नहीं हो पाती है, क्योंकि हम वहां से पढ़ते हैं जहां से सब पढ़ रहा है, जहां से सब पढ़ रहा है।
लेकिन क्लैरिटी लाने के लिए तो बेसिक, जो बेसिक से बेसिक चीज है उसको तो समझना पड़ेगा ना। पेड़ बड़ा है भैया, पेड़ बड़ा है, पेड़ बड़ा है भैया, आया कहाँ से? सीट से। सीट को समझ लो, यहाँ से जब यहाँ है, यहाँ से सब बना है, बस हो गया, बात खत्म। अब यहाँ से हम टाइम को इजीली समझ जाएंगे। टाइम में दो ही चीज हमें सीखना होगा, इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी का प्रयोग। दूसरा हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग। पर इसका हम उपयोग करना डेली लाइफ में सीखेंगे, इनका उपयोग करना डेली लाइफ में सीखेंगे, टेंस का उपयोग डेली लाइफ में सीखेंगे, मॉडल का उपयोग सीखेंगे। एंड देन वी हैव सम फ्रेज, सम स्ट्रक्चर, सम डिफरेंट काइंड ऑफ, हम देंगे आपको टूल्स एंड टेक्निक दैट विल हेल्प यू। तो आई थिंक टुडेज क्लास इज ओवर नाउ, and with this concept that is some innovative and new concept that you will have not seen till now, जिसे आज तक आपने नहीं देखा होगा, today I have introduced among you the concept that is a mystery, that was hidden, and it is a mysterious concept that was need to be elaborate and discover the concept to make English easiest language to understand. Thank you for watching this much. Thank you. We meet you in a next video with some specific tools and technique that will motivate you to be a good English speaker. Thank you for watching me. मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, और डेफिनेटली लगा होगा क्योंकि कुछ इनोवेटिव है, नहीं होगा तो दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि नयापन हमेशा कुछ स्पेसिफिक लगता है क्या नया चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें पढ़ाया जाता ही नहीं जाता है। सीधे टाइम टेंस में आ जाते हैं, टाइम पढ़ा दिया, टेंस पढ़ा दिया, कुछ प्रैक्टिस करवा दिया, पता ही नहीं चला। तो टाइम को टेंस में बनाते हैं, टेंस को टाइम में बनाते हैं, मॉडल को टेंस में बना देते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो स्पेसिफिक है तो रिपीट करके देखिएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है कुछ इनोवेटिव करने का, कुछ नए रिसर्च ढूंढ करने का आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।